कुछ लेटेस्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज। सुनना ध्यान से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के कुछ लेटेस्ट इश्यूज हैं जो रिसेंट में ही गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किए गए हैं, जुडिशरी के द्वारा सेटल डाउन किए गए हैं। उनको बेटा इस अनेक्सर में हमने दिया है, जिनको आपको सुनना और समझना है। और बेटा क्योंकि ये लेटेस्ट इशू है तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। आप डेफिनेटली इन इशू के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस अनेक्सर को हमने पेंडिंग क्यों रखा था उसकी भी वजह आपको बता देता हूं बेटा। ये जो इश्यूज है ना बेटा, इन इश्यूज को प्रॉपर एप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों को जीएसटी में जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोविजंस है उनकी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, एंड साथ ही में जो एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम करते हैं, ठीक है जी, उनकी भी एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अब क्योंकि आप एक्सपोर्ट वाला चैप्टर कर चुके तो हमारा ये बिलीव है कि आपके पास एक्सपोर्ट के प्रोविजंस की एक्सपर्ट नॉलेज है, एंड साथ में बेटा आप रिफंड वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर चुके, तो जो रिफंड के एसोसिएटेड प्रोविजंस है मेरा बिलीव है कि अब आपके पास उसकी भी एक्सपर्ट नॉलेज है। और क्योंकि अब आप दोनों ही चीजों की एक्सपर्ट नॉलेज रखते हो तो अब आप इन इश्यूज को जो होगा वो प्रॉपरली जो होगा वो अप्रिशिएट कर पाओगे। तो चलिए आपके साथ स्टार्ट करता हूं मैं ये लेटेस्ट इशू। इसमें से बेटा जो पहला इशू है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, क्या इशू है मैं आपको समझाता हूं। पहले इशू समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, फिर गवर्नमेंट ने उसको कैसे मैनेज किया वो भी समझ पाएंगे। तो बेटा ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपको जो दिया है जरा इस पर फोकस लीजिएगा। अब इंडिया में बेटा लेट्स सपोज देयर इज सम पावर जनरेटिंग कंपनी, power generating company, there are so many power generating company, अदानी पावर, टाटा पावर एंड सो ऑन। अब मान लेते हैं हम ए लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा। इस पावर जनरेटिंग कंपनी ने ये अपना बेटा पावर जनरेशन प्लांट जो है ये सेटअप कर रखा है, और इस प्लांट से ये जो है बेटा अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद ये इस इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो सेल ऑफ करती है। ठीक है जी, तो पावर जनरेटिंग प्लांट इन्होंने सेटअप किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है बेटा ये सेल कर रही है। अब ये जो सेल कर रही है ये सेल विद इन इंडिया भी हो सकती है एंड ये सेल आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा अगर इंडिया में बेची जाएगी तो दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, और इलेक्ट्रिसिटी को अगर बाहर किसी कंट्री को सप्लाई किया जाएगा तो दिस इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, नाउ जस्ट फॉर योर नॉलेज, इंडिया बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाहर सप्लाई करता है, एंड इन पर्टिकुलर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें इंडिया की तरफ से काफी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें ध्यान में समझिएगा बेटा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ट्रेड करना, इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग, बेटा ये ना एक रेगुलेटरी बिजनेस है। जो एंटिटी इसको करेगी उसको प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो लेनी होती है। तो बेटा वो लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी जो है वो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक अथॉरिटी बनी हुई है बेटा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इससे आपको जो है वो लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो लेनी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग इज गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट विच इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एंड साथ ही में अगर एक्सपोर्ट का काम आप कर रहे हो तो फिर एक्सपोर्ट के लिए कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस अलग से इशूड है, वो भी कंप्लाई विद जो है वो एंटिटी को करनी होती है। वो रेगुलेशंस भी मैंने लिखी है, CERC क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस 2019। यहां बेटा जो CERC वर्ड है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस 2019। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बेटा हम विजुलाइज करते हैं कि ये ए लिमिटेड जो है इसने जनरेट करी इलेक्ट्रिसिटी, और लेट्स सपोज इसने इंडिया में सप्लाई करी। ठीक है, इसने इंडिया में सप्लाई करी, तो बेटा जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इंडिया में बेचेगा तो बेटा इसका ये एक्टिविटी होगी डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप आप सब लोगों को इस बारे में ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस जीएसटी में जो बनता है वो गुड्स का बनता है। कैसे, थोड़ा सा रिकलेक्ट करा देता हूं बेटा। आपको पता है जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की डेफिनेशन थी, हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सर्विसेज की क्या डेफिनेशन थी बेटा, अदर देन गुड्स,
जो चीज होती थी वो सर्विसेज में आती थी। अब बेटा सो फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, इलेक्ट्रिसिटी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन के टाइम पर भी बताया था, सिर्फ आपको रिकलेक्ट करा रहा हूं बेटा। मूवेबल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल है, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है सर, लेकिन ये दिखाई तो देती नहीं। तो बेटा मैंने वहां स्पेसिफिकली आपको बोला था कुछ गुड्स हमारे इंटेंजिबल गुड्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, तो वो हमारे इंटेंजिबल गुड्स जो है वो भी हमारे जो है गुड्स में ही कवर होते हैं। एंड इनफैक्ट देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, काफी पुरानी है, जिसमें ये सेटल डाउन है कि इवन इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स। ठीक है जी, तो अब जो पावर जनरेशन प्लांट है बेटा, वो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बेचेगा तो बेसिकली उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? सप्लाई ऑफ गुड्स। पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंड बात ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ये जो गुड्स हैं इनके ऊपर जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है फॉर द टाइम बिंग। जीएसटी इनके ऊपर क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसी वजह से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपने अगर उसको कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें जीएसटी नहीं होता, बिकॉज जीएसटी फॉर द टाइम बिंग जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अब सुनिएगा बेटा, अगर कंपनी पावर जनरेटिंग प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और वो उस इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेचती है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेचती है, तो उसकी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है विच इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। उसकी जीएसटी लायबिलिटी क्या बनेगी? जीरो। और क्योंकि उसकी जीएसटी लायबिलिटी जीरो होगी तो उसके पास कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी लेने का भी राइट नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी, अगर सिर्फ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है तो इट इज सिंपली एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, कुछ टैक्स नहीं देना और उसके एसोसिएटेड कुछ भी आईटीसी जो है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी वर्किंग टोटली आउटसाइड जीएसटी। बट बेटा अगर यही पावर जनरेटिंग प्लांट इस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को एक्सपोर्ट करता है टू द अदर कंट्री, तो प्लीज ध्यान में दीजिएगा, अब ये जो काम है एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दिस इज बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब भले ही इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो, बट अगर इसके एक्सपोर्ट होगा तो आपने बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए स्पेसिफिकली क्या पढ़ रखा है? अगर गुड्स एग्जेम्प्ट भी होते हैं लेकिन अगर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है तो उन्हें एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बुलाया जाता, उन्हें क्या बुलाया जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई। उन्हें क्या बुलाया जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई। और बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई जब बुलाया जाता है तो जीरो रेटेड सप्लाई को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या बना हुआ है? सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एंड सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट वो किसी भी एक्सपोर्टर को क्या कहता था जी? आप अपने एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को दो तरीके से कर सकते हो। नंबर वन, आप अंडर बॉन्ड या एलयूटी कर लो, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है और अपना आईटीसी का रिफंड ले लो। एंड दूसरा क्या होता था? आप एक बार के लिए आईजीएसटी पे कर दो और उसके बाद उस आईजीएसटी का रिफंड ले लो। यही दो रास्ते होते थे। अब इसमें से ध्यान रखिएगा, इसमें से बेटा जो आईजीएसटी पेमेंट वाला रास्ता है वो यहां काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? एग्जेम्प्ट गुड्स है इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स पेमेंट करके रिफंड लेने वाला रास्ता वो पिक्चर में आएगा ही नहीं। Whenever goods are exempted goods और उनका एक्सपोर्ट होता है तो बाय इंप्लीकेशन उनके ऊपर ये सेकंड रास्ता एप्लीकेबल होता ही नहीं। अब बात करते हैं पहले रास्ते की। पहला रास्ता क्या कहता था? आपको कुछ भी पे नहीं करना, बॉन्ड या एलयूटी दे दो। अब बेटा इस केस में क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स है ही नहीं तो फिर हमें बॉन्ड या एलयूटी भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट, आप जब इस पहले रास्ते पर जाएंगे तो टैक्स नहीं है, बॉन्ड या एलयूटी कुछ नहीं देना, बट आपको अपने एसोसिएटेड आईटीसी उनको क्लेम करने का राइट रहेगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जेम्प्ट गुड्स का अगर एक्सपोर्ट होता है तो पे कुछ नहीं करना, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ है, जीरो रेटेड सप्लाई है, तो आपको अपने एक्सपोर्ट की एक्टिविटी से रिलेटेड आईटीसी लेने का राइट रहता है। और ना सिर्फ आईटीसी लेने का राइट रहता है बल्कि आप इस आईटीसी का जो है वो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर थे इनको एक्सपोर्ट करने पर बेटा ये आईटीसी तो ले लेते थे, बट इनको आईटीसी का जब ये रिफंड क्लेम करने जाते थे ना तो उस रिफंड क्लेम करने पर इनको कुछ एसोसिएटेड इश्यूज जो थे वो अराइज हो रहे थे। उन इश्यूज को लेकर के क्लैरिफिकेशंस वगैरह हुई हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब बेटा जरा प्रोविजंस रिकलेक्ट कराता हूं। जब ये रिफंड की बात करेंगे, रिफंड लेने जाएंगे तो बेटा रिफंड के लिए हमारे पास गवर्निंग प्रोविजन क्या आते हैं भाई? रिफंड का स्टैट्यूटरी प्रोसेस सेक्शन 54 में लेट डाउन है।
और सेक्शन 54 क्या कहता है कि आप जो होगा रिफंड के लिए ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन डालेंगे और वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में प्रेस्क्राइब तरीके से आपके द्वारा सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, रिफंड की एप्लीकेशन आपको पता ही है जीएसटी RFD 01 होती है। और बेटा जब आईटीसी के रिफंड की बात आती है तो आपको साथ में यह भी पता है कि आईटीसी के रिफंड के लिए हमेशा एक्सपोर्टर को रूल 89(4) में जो एक फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूले के हिसाब से अपना रिफंड क्लेम जो है वो निकाल करके क्लेम करना होता है। अब 89(4) का जो फार्मूला है जिसकी आपकी पूरी ग्रिप है वो क्या था वो भी लिखता हूं बेटा। 89(4) का फार्मूला हमको ये कहता था जी, एज एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स आप अपने आईटीसी रिफंड जो क्लेम करेंगे वो मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो इस फार्मूले से निकलेगा। और बेटा वो फार्मूला होता था आपका नेट आईटीसी, जो कि आपने उस पीरियड के दौरान अवेल किया है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का। आप जिस भी पीरियड के लिए रिफंड क्लेम दे रहे हैं आपने उस पीरियड में जो नेट आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विस का क्लेम किया है उसमें हम इसको क्या करते थे, हम कहते थे इसमें आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। याद आ गया बेटा फार्मूला? ये फार्मूला लगा करके बेटा इन लोगों को अपना आईटीसी का रिफंड अमाउंट का क्लेम जो है वो निकालना होता था। अब जरा अप्रिशिएट करिएगा बेटा, अब ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी है एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी के रिलेशन में आईटीसी ले रही है और इसका रिफंड क्लेम कर रही है। 89(4) का जब बेटा ये फार्मूला अप्लाई करेंगी तो आप अब अप्रिशिएट करिएगा, अब बेटा ये जिस पीरियड के लिए रिफंड क्लेम डालेंगी उसका लेंगी नेट आईटीसी जो कि इन्होंने इनपुट एंड इनपुट सर्विस का अवेल किया है। और बेटा इस ए लिमिटेड कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में भी बेची लेट्स सपोज और एक्सपोर्ट भी किया। तो बेटा इसने जो इंडिया में बेची वो प्लेन एग्जाम सप्लाई है, उसका तो इसने कोई आईटीसी लिया ही नहीं होगा। बट जो इसने एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया है उसका इसने आईटीसी लिया होगा। तो जो भी इसने आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विस का लिया होगा वो यहां पहली फिगर के तौर पर ये ले लेंगे। फिर उसके बाद बेटा इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया, तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना एक्सपोर्ट किया उसका टर्नओवर ये निकालेंगे। यस, चलो जी वो टर्नओवर ये निकाल लेंगे कि कितना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट किया। फिर उसके बाद नीचे बॉटम पर इन्हें क्या लेना होता है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। और बेटा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ये कैसे निकालते थे, इसमें वैसे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई दोनों आती थी। यस, बट बेटा अगर आपको याद हो आपकी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सप्लाई ये दोनों जो होंगी ये टोटल मिला के बनेगी टोटल टर्नओवर। बट आपको क्या लेना होता था, एडजस्टेड। और आपको याद हो तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से हम एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करके चलते थे। और उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, एग्जाम सप्लाई इसलिए एक्सक्लूड करते थे बिकॉज नेट आईटीसी में एग्जाम्प्ट सप्लाई का कोई आईटीसी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में सप्लाई करी, ठीक है, वो वैसे तो इनका टोटल टर्नओवर है बट क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई है तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से वो जो होगी वो बाहर हो जाएगी। कहने का मतलब इनका एक्सपोर्ट का टर्नओवर जो ऊपर यूज करना है एंड नीचे जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो फिगर जो होगी वो सेम बनेगी। इन्होंने आईटीसी लिया ही सिर्फ किसका होगा, एक्सपोर्ट का, तो उस एक्सपोर्ट का डायरेक्ट आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विस का वो यहां आ गया और वो अमाउंट इनका जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट बनेगा जो कि इनका रिफंडेबल बनेगा। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आते हैं। यस और नो? एज एन एग्जांपल अगर बात करूं बेटा, इन्होंने एक्सपोर्ट किया लेट्स सपोज 60 CR की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करी और इंडिया में इन्होंने 100 CR की इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी, तो इनका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, 60 CR। इनका टोटल टर्नओवर जो है वो है 60 CR प्लस 100 160, बट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वो तो एग्जाम सप्लाई को हटा के ही रहेगा, तो अकॉर्डिंगली ये भी क्या रहेगा 60 CR। और इस पीरियड में लेट्स सपोज इन्होंने जो नेट आईटीसी वगैरह अवेल कर रखे हैं लेट्स सपोज दैट इज ऑफ 2 करोड़, तो 89(4) के फार्मूले के हिसाब से फाइनली इनका जो अमाउंट क्लेमेबल बनेगा मैक्सिमम वो क्या बनेगा, 2 करोड़। यहां तक की बात समझ आती है? यस। अच्छा अब सुनिएगा, अब ये जो फार्मूला बेस्ड रिफंड है इस फार्मूले से बेटा इन्होंने अपने रिफंड तो एक बार के लिए कैलकुलेट कर लिए कि क्या बनते हैं, लेकिन जब अब इस रिफंड क्लेम को ये मांगेंगे तो मांगेंगे कैसे बेटा, पोर्टल पर जीएसटी RFD 01 की एप्लीकेशन सबमिट होगी। और आपको याद है एक्सपोर्ट क्लेम कभी भी जाता है तो उसके साथ आपको रेक्विजिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी जो है वो सबमिट करने होते हैं। और अब जरा फोकस ले लीजिएगा, यहीं पर कुछ इशू था। अब बेटा एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स उनके लिए
रिफंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिक्विजिट स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं बेटा, उनको अपनी रिफंड एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट बना करके देना होता है। ध्यान से सुनिएगा, उन्हें एक स्टेटमेंट बना करके देना होता है, जिस स्टेटमेंट में वो डिटेल देते हैं किस चीज की, अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो उन्होंने रेस किए ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, उनके नंबर और डेट, वो पूरे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल देते हैं। एंड साथ में दूसरी चीज जो उन्हें देनी होती है वो क्या देनी होती है, जिन गुड्स का उन्होंने एक्सपोर्ट किया उनकी कस्टम क्लियरेंस कराई होगी, तो कस्टम क्लियरेंस के लिए जो शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किए होंगे कस्टम के पोर्टल पर, उनके नंबर एंड डेट मैचिंग के जो है वो साथ में देने होते हैं। आई होप ये बात आपको रिकलेक्ट हो रही है। एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को एज अ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट बनाना होता था, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल, नंबर एंड डेट, एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डेट जो उन्होंने कस्टम क्लियरेंस के लिए फाइल करी थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ये जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए, ये बेटा रूल 89 में प्रेस्क्राइब किए गए थे, 89 सब रूल 2 में। अब एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इन स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बेटा प्रैक्टिकल इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया तो इन्होंने बाहर जिस भी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी, एक्सपोर्ट किया, उनके ऊपर बेटा इन्होंने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस तो रेस किए होंगे, तो इन्हें एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को लेकर के दिक्कत नहीं आ रही थी। बट प्लीज अप्रिशिएट करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जब इन्होंने किसी भी कंट्री में बेची होगी तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी गुड्स तो है, बट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट, क्या बेटा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट ऐसे हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कस्टम पोर्ट पर गए होंगे और फिर कस्टम पोर्ट पर किसी वेसल, एयरक्राफ्ट या फिर समझो उसमें गई होगी? आंसर इज नो। भाई नॉर्मली गुड्स का अगर एक्सपोर्ट होता है तो वो कैसे होता है, कस्टम पोर्ट के थ्रू क्लियरेंस करा के, बट इलेक्ट्रिसिटी का तो एक्सपोर्ट बेटा हमेशा ग्रिड वगैरह के थ्रू ही हुआ होगा। यस नो, इलेक्ट्रिसिटी बेटा एक एंटिटी कैसे सप्लाई करती है, अगर वो डोमेस्टिक सप्लाई करेगी तो भी ग्रिड के थ्रू ही ट्रांसमिशन करके जाएगी, आपके घरों तक ग्रिड के थ्रू आती है, ट्रांसमिशन लाइन से आती है। और अगर उन्होंने बेटा फॉरेन में सप्लाई किया होगा तो यही ग्रिड, यही ट्रांसमिशन लाइन जो होगा वो फॉरेन कंट्री में होता होगा जिसके थ्रू सप्लाई की जाती होगी। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अब मेरे फोकस का पॉइंट, कहने का मतलब ये होगा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट जब होता है तो बेटा उसमें कस्टम क्लियरेंस का इशू आता ही नहीं है। कस्टम क्लियरेंस ओनली फॉर गुड्स, टेंजिबल गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी बीइंग एन इंटेंजिबल गुड्स, ये कस्टम क्लियरेंस के मैकेनिज्म से नहीं जाती है, ये तो सिंपली जो है ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाती है। अब बेटा लॉ बनाने वालों ने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्होंने तो जब स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखे थे तो उन्होंने क्या लिख दिया था, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस से मैच करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट की डिटेल दो, बिकॉज उसके दिमाग में तो क्या था कि हमेशा गुड्स वो होते होंगे जिनकी कस्टम क्लियरेंस होती होगी। बट इलेक्ट्रिसिटी का केस एक स्पेशल केस निकला और बेटा इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपोर्टर थे वो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल ही नहीं करते थे, तो अकॉर्डिंगली वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स को जो था वो मैच नहीं करा पा रहे थे। आर यू ओके विद दिस? जिसकी वजह से वो रिफंड एप्लीकेशन जो था वो अपनी सबमिट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। उन्होंने बोला जी आपके जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो उन लोगों को विजुलाइज करके लिखे गए हैं जो टेंजिबल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारे केस को जो है वो फिट नहीं बैठते हैं, तो हमारे केस में अकॉर्डिंगली हम क्या करें। और बेटा गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझा और उन्होंने बोला ये तो बड़ी भूल हो गई। खैर भूल तो क्या कहेंगे बेटा, एन नंबर ऑफ सिचुएशन होती है, कोई भी गवर्नमेंट सभी सिचुएशंस को लॉ बनाते टाइम विजुलाइज नहीं कर सकती। लेकिन जब प्रॉब्लम बताई गई तो गवर्नमेंट ने उनका सॉल्यूशन उन्हें क्रिएट करके दिया। उन्होंने कहा जी अच्छा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के इशू है, तो बेटा उन्होंने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के अमेंडमेंट कर दी रूल 89 सब रूल 2 में। 89 सब रूल 2 स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताता था, तो उन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अलग से क्रिएट कर दी। 89(2) में बदलाव किया गया और कहा गया वो जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस एंड शिपिंग बिल वाले, वो चलेंगे सब एक्सपोर्टर गुड्स के ऊपर अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्टर है उनके लिए सेपरेट सेट ऑफ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो थे वो बेटा उन्होंने रूल 89(2) में अमेंडमेंट करके जो है वो प्रेस्क्राइब किए। और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये बेटा 5 जुलाई 2022 से जो है वो इन्होंने जो है वो करी है। रूल 89(2) हैज बीन अमेंडेड। पढ़ रहे हैं बेटा नीचे, रूल 89(2) स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग रिफंड बाय एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। रूल 89(2) फॉलोइंग स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। ये बेटा 89 है, 89(2). अब 89(2) में बेटा बी पार्ट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखे गए थे, वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस एंड शिपिंग बिल।
ठीक है। और ये क्या कहते थे जी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कभी भी होगा तो एक्सपोर्टर को स्टेटमेंट देना है जिसमें उसके शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की नंबर एंड डेट की डिटेल्स रहेगी। अब उन्होंने क्या कह दिया भाई, ये वाली रिक्वायरमेंट चलेगी फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके लिए तो शिपिंग बिल होता ही नहीं है। सो फार एज एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, उनके लिए 89(2) में ये BA स्पेसिफिकली बेटा इंसर्ट किया गया है और उनके लिए सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है अब प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं। अब ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये एम्फेसिस से आपको बेटा मेमोराइज करके जाने हैं। इन्हें बोला गया है कि ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने जो भी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस रेस किए उनकी नंबर एंड डेट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस तो रेस किए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां थी, शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट में, तो वो वाली बात उन्होंने बदल के कहा, इन्हें स्टेटमेंट में रेलेवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बताने हैं एंड दूसरी डिटेल जो इन्हें देनी है दैट इज डिटेल्स ऑफ एनर्जी एक्सपोर्टेड एंड टैरिफ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, अब जरा ये क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिएगा। अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस उनकी डिटेल दे देना एंड साथ में आप डिटेल देंगे एनर्जी एक्सपोर्टेड, आपने जो एनर्जी एक्सपोर्ट करी उसकी डिटेल दो एंड टैरिफ रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर एग्रीमेंट। आपने जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करी होगी तो यहां जो बायर हुआ होगा उसके साथ डेफिनेटली आपने एग्रीमेंट किया होगा और एग्रीमेंट में बेटा आपने उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का रेट फिक्सअप किया होगा, तो वो जो टैरिफ रेट एज पर एग्रीमेंट आपने बायर के साथ फिक्सअप किया होगा आप उसकी डिटेल देंगे। तो बेटा लेट्स सपोज आपने 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करी, आप बताएंगे जी 1000 एक्सपोर्ट करी एंड आप कहेंगे साथ में जी मैंने जो है लेट्स सपोज 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सप्लाई करी, तो आप इसकी डिटेल्स देंगे। सिंपल है, या शिपिंग बिल वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, उसकी बजाय ये डिटेल देनी है। और साथ में कहा जा रहा है इसके साथ साथ आपको दो चीजें और जो होगी वो अपनी रिफंड एप्लीकेशन के साथ जो होगी वो लगानी पड़ेगी। अब बेटा जो दो चीजें लगाने को कह रहे हैं इसमें से पहले नीचे वाली चीज पढ़ रहा हूं, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट डिटेलिंग द टैरिफ पर यूनिट। ये जो टैरिफ रेट आपने बताई ना कि 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने दिया है, तो ये जो टैरिफ एग्रीमेंट होगा बेटा इसकी एग्रीमेंट की कॉपी आपको रिफंड एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेगी एंड एक और डॉक्यूमेंट आपको साथ में एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा। ये क्या होगा, इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, तो पहले वो टर्मिनोलॉजी समझिएगा। अब बेटा सुनिएगा, चार्ट के ऊपर वाले हिस्से पर ध्यान दें। एज अ एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का तो बेटा उसमें यह होता है कि ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है ना, इसके नीचे ये एक अथॉरिटी होती है रीजनल पावर कमिटी, और ये जो रीजनल पावर कमिटी होती है बेटा ये क्या करती है, कोई भी एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब एक्सपोर्ट करता है तो उनको ये एक मंथली रीजनल एनर्जी अकाउंट के नाम से एक स्टेटमेंट जो है वो इशू करते हैं। रीजनल पावर कमिटी नाम की अथॉरिटी एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मंथली बेसिस पर रीजनल एनर्जी अकाउंट के नाम से एक स्टेटमेंट जो है वो इशू करते हैं और इस स्टेटमेंट में बहुत सारी डिटेल्स होती है। इन पर्टिकुलर इसमें एक डिटेल ये होती है कि उस महीने में उस पर्सन ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करी। बेटा एक्सपोर्टर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे नेशनल ग्रिड के थ्रू, ठीक है ना, तो ये उसमें मेंशन करके देते हैं जी आपने कितनी नंबर ऑफ यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करी। और बेटा इसको जनरली जाना जाता है विद द नेम ऑफ शेड्यूल्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाती है ग्रिड के थ्रू उसको जनरली जाना जाता है विद द नेम ऑफ शेड्यूल्ड एनर्जी, तो इस नाम से ये मेंशन रहती है। अब ये शेड्यूल्ड एनर्जी से हमारा क्या मतलब होता है वो भी सुन लो, ठीक है जी। आपको थोड़ी देर में तो ऐसा लगने लगेगा जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के ही एक्सपोर्टर है, बट बेटा ये वर्ड्स क्योंकि यूज है तो सुनने पड़ेंगे। अब शेड्यूल्ड एनर्जी से इनका क्या मतलब होता है, वो ये कहते हैं जनरली जो पावर जनरेटिंग प्लांट होगा वो जब एक्सपोर्ट करेगा, तो मान लो उसने नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो बेटा ग्रिड के थ्रू भेजेगा, तो उसने क्या कर रखा होता है वो ना ग्रिड के साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को शेड्यूल्ड कर देता है, ठीक है, कि भाई मेरी इतनी यूनिट जो होगी इस ग्रिड के थ्रू मैंने शेड्यूल डाल दी है और वो शेड्यूल पॉइंट ऑफ टाइम पर जो होगी वो डिस्पैच हो जाएंगी, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल्ड एनर्जी।
और जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से एक्सपोर्ट करी विच इज बेसिकली शेड्यूल्ड एनर्जी, उसकी डिटेल वो जो है वो इस रीजनल एनर्जी अकाउंट के नाम के स्टेटमेंट में जो कि आरपीसी ने इशू किया है मंथली बेसिस पर इसमें होती है। और लॉ मेकर ने कहा क्योंकि ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशूड है, तो इसके ऊपर रिलाई करके उसकी जो एनर्जी एक्सपोर्टेड है वो पता लगाई जा सकती है। तो ये प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो होगा वो काम करेगा। नॉर्मल गुड्स के केस में शिपिंग बिल काम कर देते हैं, यहां शिपिंग बिल नहीं है कोई बात नहीं, बट ये जो मंथली स्टेटमेंट इशू हो रखा है ये प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट का काम करेगा। तो उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब रिफंड क्लेम देंगे तो उसके साथ वो इस रीजनल एनर्जी अकाउंट, ठीक है जी, इसकी एक कॉपी जो होगा वो भी साथ में अपलोड करके देंगे। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, अ कॉपी ऑफ किसकी, स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एनर्जी फॉर एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेशन प्लांट। और ये स्टेटमेंट इशू किसने किया, इशूड बाय द रीजनल पावर कमिटी, आरपीसी जो ऊपर बताया, सेक्रेटरीट एज अ पार्ट ऑफ द रीजनल एनर्जी अकाउंट। तो बेटा आरपीसी ने क्या इशू किया, रीजनल एनर्जी अकाउंट, और इस रीजनल एनर्जी अकाउंट में उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एनर्जी एक्सपोर्टेड की डिटेल लिखी होती है। तो वो ये कह रहे हैं इसकी कॉपी भी जो होगी वो आपको रिफंड एप्लीकेशन के साथ लगानी है। आर यू ओके विद दिस? ये इशू किया जाता है अंडर फलाना रेगुलेशन दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर, बट द नेट क्रक्स इज दैट इनको बेटा जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी दैट हैज फाइनली बीन रिजॉल्व्ड। रिफंड एप्लीकेशन में आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की नंबर एंड डेट का स्टेटमेंट बनाए एंड साथ में जो एनर्जी एक्सपोर्ट करी वो लिखे एंड टैरिफ रेट क्या चार्ज किया वो लिखे, और दोनों ही के लिए आप स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यूनिट एक्सपोर्टेड के लिए रीजनल एनर्जी अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो आप अपलोड करें एंड टैरिफ रेट जो आप बता रहे हो उसके स्पोर्ट में जो आपने एग्रीमेंट कर रखा है उसकी कॉपी जो है वो आप अटैच करें। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। अब बेटा ये जो मंथली स्टेटमेंट इशू किया जाता है जो रिफंड एप्लीकेशन के साथ देना है ये एक्सपोर्टर को मिलता कहां से है? तो बेटा वो जो आरपीसी होती है वो अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करती है, इसको एक्सपोर्टर भी डाउनलोड कर सकता है और इनफैक्ट जीएसटी ऑफिसर जिसको रिफंड क्लेम प्रोसेस करना है वो भी डाउनलोड कर सकता है। मैंने यहां पर छोटा सा ऑथर नोट दे दिया, मंथली रीजनल एनर्जी अकाउंट जिसको एज अ प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मांगा गया है, इट इज इशूड बाय आरपीसी and upload किया जाता है of the website of RPC. It can be downloaded by the GST officer as well as by the concerned electricity generator. तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होगी ही, ये आप वेबसाइट से जो होगा डाउनलोड कर लीजिएगा और रिफंड एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिएगा। बोलिए जी, बात समझ आती है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। तो ये बेटा बेसिकली उन्होंने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को रिजॉल्व कर दिया बाय अमेंडिंग रूल 89(2). याद रख लेंगे आराम से? यस। चलो जी, अब इस तरीके से बेटा ये अपना स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे। चल सकता हूं आगे? चलिए। अब बेटा इन्हीं लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, इन्हीं लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। उन प्रॉब्लम्स को लेकर के सीबीआईसी की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो सेपरेटली इशू किया गया है। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम तो उन्होंने रूल 89 अमेंड करके जो है वो बेटा मैनेज कर दी। ठीक है जी, लॉ ने इन लोगों को सोचते हुए अपने एक्सपोर्ट प्रोविजंस बनाए ही नहीं थे, ये तो इन्होंने प्रैक्टिकल जब इशू आया गवर्नमेंट को बताया और गवर्नमेंट ने उनकी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैनेज कर दिए और उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, पोर्टल आपके हिसाब से जो होगी वो अब तैयार कर दी जाएगी। बाकी इनके कुछ और इश्यूज भी थे, उन इश्यूज पर सीबीआईसी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। वो इशू बेटा नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको दिए हैं। आ जाइएगा अब नेक्स्ट पेज पर, इस सर्कुलर को भी समझ लेते हैं। अगेन दिस इज अ लेटेस्ट सर्कुलर, ईयर 2022 में इशू किया गया है और ये क्लैरिफिकेशन दिखा रहा है रिगार्डिंग मैनर ऑफ फाइलिंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लैरिफिकेशन दे रहा है ये, ठीक है बेटा। तो बेस इसका वही है बेटा कि कोई पावर जनरेटिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बना करके सेल कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम सप्लाई, इंडिया में भी बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया में जब बेचेगी तो जीएसटी इज जीरो, इससे रिलेटेड आईटीसी कुछ भी इसने लेने ही नहीं है। एक्सपोर्ट करेगी तो जीएसटी भले ही जीरो हो पर हम इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, तो इसको इससे रिलेटेड आईटीसी जो होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। और जितना एक्सपोर्ट किया उस आईटीसी का रिफंड क्लेम जो होगा वो ये अपना सबमिट करेंगी। अब बेटा इस एक्सपोर्ट सप्लाई का टर्नओवर कैसे निकालेंगे? मेरे ख्याल से अब तो आपको बात क्लियर है। टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी एनर्जी एक्सपोर्ट करी
और वो कहां से मिल जाएगी? शेड्यूल्ड एनर्जी एक्सपोर्टेड, जो कहां लिखी होती है? रीजनल एनर्जी अकाउंट में। और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है कि किस रेट से करी, तो वो टैरिफ रेट जो होगी वो इनका एग्रीड कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स एग्रीमेंट में हो गई, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका बन गया एक्सपोर्ट टर्नओवर। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप फार्मूला लगा लेंगे, उसके हिसाब से जो होगा वो रिफंड मांग लेंगे। अब सीबीआईसी ने इस रिफंड क्लेम को लेकर के क्या बोला और क्या क्लैरिफिकेशन दी? बड़ी सिंपल सी। उन्होंने कहा जी अब जब रिफंड क्लेम करेगी फाइनली यूनिट, तो सिंपल है, उनकी रिफंड एप्लीकेशन का फॉर्म तो नॉर्मली रहेगा फॉर्म RFD 01, जो ऑनलाइन उन्हें पोर्टल पर सबमिट करना होता है। फिर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात उन्होंने दोहरा करके बोली जी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के तो इशू आएगा ही नहीं, बिकॉज हमने अब रूल अमेंड करके आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बता दिए। क्या? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको एक स्टेटमेंट, ठीक है, 3B की फॉर्म में RFD 1 एप्लीकेशन में डाल दिया गया है, वो देना है। वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको ऊपर समझाया, जिसमें आप क्या देंगे? एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल एंड साथ में एनर्जी एक्सपोर्टेड एंड टैरिफ रेट, और साथ में आपको अपलोड क्या करना होगा? वो शेड्यूल्ड एनर्जी अकाउंट का मंथली स्टेटमेंट जो आप वेबसाइट से लेते हैं एंड आपकी टैरिफ रेट के एग्रीमेंट की कॉपी। तो ये बात तो इन्होंने दोहरा करके लिख दी। ठीक है, ये हो गया स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद बेटा जो अहम बात सर्कुलर ने बोली है वो बोली है रेलेवेंट डेट। डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर्कुलर जो है वो बोल गया है। अब आप मुझे पहले तो याद कराएं बेटा, जब भी कोई भी रिफंड का क्लेम जाता है तो सेक्शन 54 ने आपको याद होगा क्या बोल रखा था? एवरी रिफंड एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड विद इन अ लिमिटेशन पीरियड, और वो लिमिटेशन पीरियड क्या था? 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। और बेटा वो रेलेवेंट डेट क्या थी? याद करो, मैंने पहले ही बोला था बेटा आपको पूरी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, तो अब रेलेवेंट डेट क्या थी? अलग अलग केसेस में अलग अलग थी, डिपेंडिंग अपॉन आप रिफंड कौन सी सिचुएशन में लेने जा रहे हो, आपकी रेलेवेंट डेट जो थी वो अलग अलग तरीके से डिफाइन थी। और आपको अगर थोड़ा सा याद आता होगा तो बेटा सेक्शन 54 ने ITC का रिफंड क्लेम अगर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के द्वारा किया जाता है तो उसको लेकर के बेटा उन्होंने रेलेवेंट डेट क्या दे रखी थी? याद है, उन्होंने ये कह रखा था कि भाई साहब डेट ऑफ एक्सपोर्ट वो आपकी रेलेवेंट डेट बनेगी, उसके 2 साल के अंदर आपका रिफंड क्लेम सबमिट होना चाहिए। और डेट ऑफ एक्सपोर्ट को मैंने प्रिसाइजली आपको पढ़ा करके समझाया था, रिकलेक्ट करवा रहा हूं, उसमें ये लिखा हुआ था अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं बाय सी और एयर तो फिर आपकी रेलेवेंट डेट बेसिकली होगी जिस दिन शिप या फिर एयरक्राफ्ट आपके उन गुड्स को लेकर के इंडिया से चल देता है। और अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय लैंड तो उस केस में आपकी रेलेवेंट डेट ऑफ एक्सपोर्ट उन्होंने क्या बोली थी? उस केस में आपकी रेलेवेंट डेट होगी जिस दिन गुड्स कस्टम फ्रंटियर को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, रेलेवेंट डेट को उन्होंने ऐसे लिखा था गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा हो बाय सी और एयरक्राफ्ट, तो जिस दिन वो वेसल एयरक्राफ्ट इंडिया से चल देता है। और अगर एक्सपोर्ट बाय लैंड का केस होगा, जैसे व्हीकल वगैरह में जा रहे हैं, तो फिर रेलेवेंट डेट क्या आती? जिस दिन गुड्स कस्टम फ्रंटियर कस्टम स्टेशन को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। आर यू ओके विद दिस? अब अगेन ध्यान में रखिएगा, वो जो रेलेवेंट डेट सेक्शन 54 ने लिखी हुई थी, सेक्शन 54 ने लिखी हुई थी, वो अगेन बेटा 54 ने टेंजिबल गुड्स को विजुलाइज करके लिखी हुई थी, जो गुड्स बेसिकली शिप या एयरक्राफ्ट या फिर लैंड रूट से व्हीकल वगैरह में अपलोड होकर के जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट बेटा, इलेक्ट्रिसिटी ना तो शिप ना ही एयरक्राफ्ट में लोड होकर के कहीं जा रही है, मेरी बात समझ रहे हो, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में लोड होकर के कहीं जा रही है। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा वहां पर भी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही थी। सेक्शन 54 में जो लिमिटेशन टाइम था उसको अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आएगी, पक्का आएगी, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब बेटा सेक्शन 54 में जो लिमिटेशन की प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करना होगा तो फिर सेक्शन 54 अमेंड करना पड़ेगा। अब मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं बेटा, सेक्शन 54 अमेंड करने के लिए हमें फाइनेंस एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास जुलाई में आई थी, तब तक आपका फाइनेंस एक्ट 2022 तो ऑलरेडी पास था और फाइनेंस एक्ट 23 जो है उसके आने में टाइम था, तो उन्होंने बोला वो काम हम बाद में करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग के लिए
इनको रिफंड लेने में प्रॉब्लम ना हो तो हम सीबीआईसी सर्कुलर से इनको जो है वो सिचुएशन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, उन्होंने सेक्शन 54 वो फ्यूचर में अमेंड करेंगे, लेकिन इनको रिफंड में दिक्कत ना आए तो सर्कुलर से फॉर द टाइम बिंग के लिए रेलेवेंट डेट को लेकर के क्लैरिफिकेशन दे दी। अब वो क्लैरिफिकेशन क्या है सुनिएगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला जी जब हम सेक्शन 54 में रेलेवेंट डेट पढ़ते हैं तो रेलेवेंट डेट वो उन्होंने डिपेंड कर रखा है कि गुड्स सी से जा रहे हैं या फिर एयर रूट से जा रहे हैं या फिर गुड्स लैंड रूट से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला टेक्निकली स्पीकिंग तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सी रूट या एयर रूट से नहीं जा रही, टेक्निकली स्पीकिंग वो लैंड रूट से जा रही है। लैंड रूट से किस सेंस में, देखो उन्होंने कहा टेक्निकली इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय लैंड। लैंड का इस सेंस में बेटा जिन टावर्स के थ्रू जा रही है वो टावर्स लैंड पर लेट डाउन है। यस, तो उन्होंने बोला टेक्निकली ये एक्सपोर्ट बाय लैंड है कि वो टावर जो है वो लैंड पर लेट डाउन है। और उन्होंने बोला अकॉर्डिंगली अगर हम कहें कि एक्सपोर्ट बाय लैंड है तो रेलेवेंट डेट जो फिट की जा सकती है वो फिट है डेट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जिस दिन गुड्स ने कस्टम फ्रंटियर जो है वो क्रॉस कर दिए। बट उन्होंने साथ में ये बोला अगर हम इसे एक्सपोर्ट बाय लैंड की कैटेगरी में डाल देते हैं और गुड्स जिस दिन कस्टम को छोड़ करके जा रहे हैं उस डेट को पकड़ लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम फिर भी आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस पॉइंट ऑफ टाइम पर गए वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है। बट सिंस सप्लाई टेक्स प्लेस ऑन अ continuous basis it is not possible to determine the specific date on which a specific unit of electricity passes through the frontier। तो इस वजह से इन्होंने बोला हम क्लैरिफिकेशन से आपको एक नई डेट बता रहे हैं उसको यूज करना। Accordingly it is hereby clarified that the relevant date shall be the last date of the month in which the electricity has been exported as per monthly regional energy account। उन्होंने क्या बोला, सुनो एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको रीजनल एनर्जी अकाउंट का स्टेटमेंट मिलता है मंथली बेसिस पर। तो जिस भी महीने का ये इशूड है, लेट्स सपोज अप्रैल का ये स्टेटमेंट इशूड है जिसमें बताया गया अप्रैल में कितनी यूनिट आपने एक्सपोर्ट करी। अब अप्रैल की एंड की ये जो डेट है, इस महीने की जो लास्ट डेट है, ये आप रेलेवेंट डेट के पर्पस के लिए यूज करेंगे जो कि ऑफिसर एक्सेप्ट करेंगे। और यहां से 2 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड आपके लिए रहेगा जिसमें आपको अपना रिफंड क्लेम जो है वो सबमिट करना है। I hope this relevant date is clear to you. I would like to repeat, sporting document को मैनेज करने के लिए रूल 89(2) has been amended। relevant date वो सेक्शन 54 में स्पेसिफाइड थी बट वहां भी प्रॉब्लम ही आ रही थी, उसको अभी अमेंडमेंट फ्यूचर में किया जाएगा बाय फाइनेंस एक्ट 2023। बट फॉर द टाइम बीइंग के लिए उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन से रेलेवेंट डेट क्या लेनी है वो बता दिया है। तो जी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मैनेज हो गए, रेलेवेंट डेट भी मैनेज हो गई। अब ये अपना रिफंड क्लेम प्रॉपर्ली सबमिट कर देंगे जो कि ऑफिसर के द्वारा प्रोसेस कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होगा वो अपना नॉर्मल RFD 06 रिफंड ऑर्डर पास कर देगा। एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जो होगा वो रिफंड आसानी से अब इस सब सिस्टम के बाद मिल जाएगा। आर यू कंफर्टेबल? यस। अच्छा, वैसे इस सर्कुलर ने एक और बात बोली है बट वो बात मैंने अभी आपको नहीं बताई, ठीक है? अब वो बात भी सुन लो। मेन तो यही थी जो मैंने आपको बता दी, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाली बात बेटा एंड रेलेवेंट डेट वाली बात। बाकी सर्कुलर ने एक बात और बोली है, उसको और सुन लो, बट उसको आपको ना एग्जाम के लिए मेमोराइज करके नहीं जाना। क्यों नहीं करके जाना बेटा? ये जो एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इनके रिफंड को लेकर के अब ये जो भी मैकेनिज्म डिजाइन हुआ है कि ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये रेलेवेंट डेट होगी, तो उसके हिसाब से पोर्टल भी डिजाइन की जाएगी ताकि पोर्टल भी जो है वो उसको उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। अब उन्होंने बोला उस पोर्टल को चेंज करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और पोर्टल पर कुछ इश्यूज आपको और आएंगे तो उनको हम अदरवाइज जो है वो मैनेज करके दे रहे हैं। ये बात समझ नहीं आई सर? बेटा आएगी, मैं समझाता हूं, सुनिएगा। अब ये जो रिफंड एप्लीकेशन का फॉर्म है, इस वाले पॉइंट में एक बात समझिएगा बेटा, जब ये रिफंड एप्लीकेशन GST RFD 01 सबमिट करेंगे तो होता क्या है बेटा, जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबमिट करते टाइम आपको बताना होता है कि आप आप जो है वो रिफंड किस रीजन की वजह से मांग रहे हैं। और अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हैं तो आपकी रिफंड एप्लीकेशन में आप रीजन क्या बताते होंगे? रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है? लेकिन इन्होंने बोला एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, अभी ध्यान से सुनना, एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द टाइम बीइंग के लिए जब रिफंड एप्लीकेशन डालेंगे
तो किया तो उन्होंने एक्सपोर्ट है, बट वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, वो डालेंगे अंडर एनी अदर कैटेगरी। और प्लीज ध्यान में रखिएगा ये अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, रीजन आपको समझ आने लगेंगे। वैसे तो आपका रिफंड बना है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट आप एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे फॉर द टाइम बिंग के लिए, आप डालेंगे अंदर एनी अदर कैटेगरी। सर ऐसा क्यों? सुनिएगा बेटा, जब एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आप एप्लीकेशन डालते हो तो पता है आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पर, क्योंकि आप आईटीसी रिफंड मांग रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन के बेस पर एप्लीकेशन सबमिट करने के साथ आपके ई क्रेडिट लेजर में से उतना अमाउंट माइनस कर दिया जाता है जिसका आप रिफंड मांगते हो। और उन्होंने बोला ये जो एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इनके लिए अभी पोर्टल उस एंगल से डिजाइंड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अभी ये एनी अदर कैटेगरी में डालेंगे और इनके यहां जब एनी अदर कैटेगरी में एप्लीकेशन जाएगी तो फिर ई क्रेडिट लेजर में कुछ डेबिट भी नहीं होगा। उन्होंने बोला अभी हमें पोर्टल पर चेंज करनी है, कुछ बातों को उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आप अपना रिफंड एनी अदर कैटेगरी में डालो। और उस कैटेगरी में जब आप डालोगे तो आपका आईटीसी आपके लेजर में से डेबिट भी नहीं होगा। बट सर ये तो बात गलत नहीं है, मैं आईटीसी का जब रिफंड ले लूंगा तो फिर मेरे ई क्रेडिट लेजर में से तो कम होना चाहिए। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा आप अभी एनी अदर कैटेगरी में डालना, हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, बट माइनस तो होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने चौथे पॉइंट में क्या लिखा कि जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएगी उस स्टेज पर ऑफिसर जो होगा वो आपको कहेगा अब आप अपना डेबिट जो है वो कर दो। Once the PO is satisfied that the calculation in the amount of refund due has been computed, then PO shall request the applicant in writing, if required, to debit the said amount from the e-credit ledger through GST DRC 03। नॉर्मल एक्सपोर्टर एप्लीकेशन एक्सपोर्ट की कैटेगरी में डालते हैं और उस एप्लीकेशन के सबमिशन के साथ ही क्रेडिट लेजर से डेबिट तुरंत हो जाता है। बट इन एक्सपोर्टर को फॉर द टाइम बिंग के लिए टेम्परेरीली अदर कैटेगरी में डालना है, उस टाइम पर कुछ भी डेबिट नहीं होगा, लेकिन रिफंड सैंक्शन करने से पहले ऑफिसर सेपरेटली आपको इंफॉर्म करेगा और बोलेगा आपकी एप्लीकेशन हमने प्रोसेस कर ली है, रिफंड लेकिन हम आपको तब देंगे जब आप वो डेबिट वाला काम अब आप सेपरेटली DR03 से कर लेंगे। और बेटा GST DRC 03 से कर लेना और फिर प्रूफ ऑफ डेबिट दे देना, फिर फाइनली प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो आपको रिफंड जो होगा वो सैंक्शन करके डिसबर्स करेगा। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा ये जो पहला पॉइंट है और ये जो चौथा पॉइंट है प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है टिल द टाइम पोर्टल में नेसेसरी चेंजेस नहीं किए जाते। तो ये सिर्फ सुनने थे, सुन लिए, समझ लिए, इनको आपने जो है वो सेपरेटली एग्जाम व्यू पॉइंट से याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट 89(2) अमेंड हुआ है वो ध्यान में रखना है एंड रेलेवेंट डेट क्लैरिफाइड की गई है सर्कुलर से, ये ध्यान में रखना है। आई होप दिस लेटेस्ट इशू इज क्लियर टू यू। तो ये बेटा हमारा एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इशू का डिस्कशन कंप्लीट है। आर यू कंफर्टेबल? चलिए बेटा बढ़े, चलिए बेटा बढ़ेंगे आगे, अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नेक्स्ट इशू डिस्कस करते हैं। अच्छा नेक्स्ट इशू बेटा और भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बट ये साथ में थोड़ा टेक्निकल भी है, तो प्लीज अपना फोकस जो है वो बढ़ा लीजिएगा। जो नेक्स्ट इशू है बेटा, इट इज एज टू ड्यूटी फ्री शॉप at the International Airport of India. I am sure you must have heard about duty free shop. बेटा ड्यूटी फ्री शॉप बेटा हम उन शॉप्स को कहते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाई जाती हैं। थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन बड़ा करता हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिएगा बेटा। ये मान लीजिए हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, और लेट्स सपोज दिल्ली का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बेटा इस एयरपोर्ट पर बाहर से फ्लाइट्स आती है, इनकमिंग फ्लाइट्स विद पैसेंजर्स, जिनको हम बोलेंगे इनकमिंग पैसेंजर्स, और इसी एयरपोर्ट पर से बेटा बाहर फ्लाइट जाती है, आउटगोइंग फ्लाइट्स, पैसेंजर जो उसमें होते हैं उनको हम बोलेंगे आउटगोइंग पैसेंजर। अब बेटा जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उस पर दो सेग्रीगेटेड होल्स होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अराइवल टर्मिनल, डिपार्चर टर्मिनल, ठीक है जी। तो एक आपका है अराइवल टर्मिनल, अराइवल हॉल, एंड दूसरा आपका है डिपार्चर टर्मिनल, डिपार्चर हॉल। और दोनों ही टर्मिनल, दोनों ही हॉल पर बेटा शॉप्स जो है वो पाई जाती है जो कि गुड्स की सेल करती है। तो आपकी ड्यूटी फ्री शॉप्स अराइवल हॉल पर भी होती है एंड डिपार्चर हॉल पर भी होती है। जस्ट विजुलाइज, बाहर से एक फ्लाइट आई, इनकमिंग फ्लाइट, उसमें पैसेंजर है, इनकमिंग पैसेंजर। ये बेटा फ्लाइट जब आई, पैसेंजर्स उतरे, अराइवल हॉल से पास होते हुए बेटा ये जाते हैं इनटू इंडिया। अब अगर इन्हें कुछ खरीदना है तो यहाँ पर ये जो शॉप पाई जाती है, इनसे ये गुड्स परचेज कर लेते हैं और अपना उन गुड्स के साथ इंडिया में आ जाते हैं।
सिमिलरली अगर कोई पैसेंजर इंडिया से बाहर जा रहा है, आउटगोइंग पैसेंजर, तो वो बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है, टिकट दिखा के उसे एंट्री मिल जाती है, फिर वो डिपार्चर हॉल के थ्रू जो है वो बाहर जाता है, वहां पर भी ड्यूटी फ्री शॉप है, उसे कुछ खरीदना होता है तो वो उन गुड्स को उस शॉप से खरीद करके फिर फ्लाइट पकड़ के जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है बेटा। अब जो स्पेशल इशू अराइज हो रहा था जीएसटी में, वो अराइज हो रहा था एज टू ड्यूटी फ्री शॉप जो कि डिपार्चर हॉल पर पाई जाती है, जो कि आउटगोइंग पैसेंजर्स को जो है वो सेल ऑफ गुड्स करती है, उसके जीएसटी ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ स्पेशल इशू जो थे वो अराइज हो रहे थे। माइंड माय वर्डिंग्स, इशू है एज टू ड्यूटी फ्री शॉप ऑफ डिपार्चर टर्मिनल जो आउटगोइंग पैसेंजर को सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स करती है, उसके जीएसटी ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ इशू अराइज हो रहे थे, जिसका डिटेल डिस्कशन अब अपने को करना है। तो आप अब अपने डिस्कशन पर फोकस ले बेटा। ये मैंने आपको जो चार्ट दिया है, इस चार्ट बेस में आपको समझाऊंगा कि क्या इशू जो थे वो अराइज हो रहे थे। तो बेटा इशू हमारे पास है ड्यूटी फ्री शॉप एट द डिपार्चर हॉल ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये किनको सेल करते हैं? आउटगोइंग पैसेंजर्स को। अब क्या इशू था वो समझना है, उसके लिए ये ड्यूटी फ्री शॉप कैसे ऑपरेट वगैरह करती है, वो सारा मैकेनिज्म जो होगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसका डिपार्चर हॉल है जहां से आउटगोइंग पैसेंजर पास होकर के फ्लाइट पकड़ के बाहर जाएंगे। अब कोई आउटगोइंग पैसेंजर है, वो बेटा आया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल पर, ड्यूटी फ्री शॉप के पास गया, उसने ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ जो है वो गुड्स खरीदे। बेटा परफ्यूम, शर्ट्स एंड नंबर ऑफ गुड्स जो है ये बेचती हैं। तो इस ड्यूटी फ्री शॉप ने इस पैसेंजर को बेटा सेल ऑफ गुड्स किया, सप्लाई ऑफ गुड्स की एक्टिविटी करी। सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर जीएसटी, यस और नो? यस। तो परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, बैग्स, ठीक है, शर्ट्स एंड नंबर ऑफ गुड्स जो हैं वो यहाँ मिलते हैं। पैसेंजर, आउटगोइंग पैसेंजर ने इनसे गुड्स खरीदे और फिर उसके बाद बेटा वो फ्लाइट पकड़ के जो है वो बाहर चला गया। अब ये जो ड्यूटी फ्री शॉप वाले हैं ये ऑपरेट कैसे करते हैं, जरा इसकी बात ध्यान से सुनिएगा। ड्यूटी फ्री शॉप वाले ऑपरेट कैसे करते हैं? तो बेटा ये जिन गुड्स को बेचते हैं ना, जनरली ये उन गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पहले इनका मैनर ऑफ ऑपरेशन समझिएगा, फिर उसके बाद इशू, और फिर उसके बाद फाइनल क्या सेटल्ड हुआ है वो समझना है। तो बेटा इनका मैनर ऑफ ऑपरेशन ये होता है, ड्यूटी फ्री शॉप जो गुड्स बेचती है ये उन गुड्स को जनरली बाहर से जो है वो इंपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब ये इंपोर्ट प्रोसीजर जो फॉलो करती है उसको समझो। ये बेटा बाहर से कंटेनर्स में गुड्स मंगवा लेते हैं, गुड्स आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर कस्टम पोर्ट पर। अब बेटा इस कस्टम पोर्ट से जब वो इस कंटेनर को क्लियरेंस कराएंगी तो बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला आपका चैप्टर हो चुका, और उसमें मैंने आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला जब चैप्टर डिस्कस किया था तो बताया था इंपोर्टेड गुड्स को कंसर्न्ड इंपोर्टर दो तरीके से क्लियर करा सकता है। एक तरीका तो क्या था, घर ले जाओ ड्यूटी पे करके। दूसरा तरीका क्या था, ड्यूटी अगर पे नहीं करनी तो फॉर द टाइमिंग के लिए आप इसे वेयर हाउस में भी जो है वो शिफ्ट करा सकते हैं। अब बेटा आपको याद है वेयर हाउस में कैसे शिफ्ट कराते थे? उसके लिए आप देते थे बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, आपसे एक वेयर हाउसिंग बॉन्ड ले लिया जाता था, 300% ड्यूटी नहीं ली जाती थी, बॉन्ड भरवा लिया जाता था और उसके बेसिस पर वेयर हाउसिंग ऑर्डर इशू कर दिया जाता था और आप अपने गुड्स पोर्ट से जो थे वो वेयर हाउस ले जाते थे, जहां से आप सब्सिक्वेंटली जो है वो क्लियर कर सकते थे। अब जो ड्यूटी फ्री शॉप वाले हैं वो बेटा काम जनरली यही करते थे, इंपोर्टेड गुड्स, बाहर से इंपोर्टेड गुड्स मंगाते थे शॉप पर बेचने के लिए। उन गुड्स को बेटा वो घर नहीं ले जाते थे, वो उनकी प्रैक्टिस नहीं थी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन की, वो उनको कस्टम के वेयर हाउसिंग सिस्टम के हिसाब से वेयर हाउस में शिफ्ट कराते थे। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते थे, बॉन्ड दे देते थे और वेयर हाउस में ले जाते थे। अब बेटा जिस वेयर हाउस में ये अपने गुड्स ले जाते थे, कस्टम वेयर हाउस लाइसेंस बाय द कस्टम, वो वेयर हाउस जो होता था वो होता था स्पेशल वेयर हाउस। अब जरा यहाँ ये स्पेशल वेयर हाउस का क्या कंसेप्ट है ये समझना बेटा। डिटेल वैसे कस्टम में आएगी बट आपको ब्रीफ में मैं अभी यहाँ बताऊंगा स्पेशल वेयर हाउस जो कि ड्यूटी फ्री शॉप वाले मेंटेन करते हैं वो होता क्या है। देखिएगा, कस्टम का लो ये कहता है कोई भी इंपोर्टर अगर गुड्स का इंपोर्ट करता है लेकिन उसे अभी ड्यूटी पे करके घर नहीं ले जाना चाहता तो वेयर हाउस में रख सकता है। अब बेटा जिन वेयर हाउस में रखना आपको अलाउड है उनको बोला जाता है कस्टम वेयर हाउस, बॉन्ड लेकर के आप वहां रख सकते हैं। और बेटा वो वेयर हाउस 3 कैटेगरी के होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक को वो बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस, दूसरे को वो बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस और तीसरे को बोलते हैं स्पेशल वेयर हाउस।
कस्टम में जब वेयर हाउसिंग होती है तो वेयर हाउसिंग में 3 तरीके के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस। ध्यान में रखेंगे ये तीनों ही वेयर हाउस बेटा वो होते हैं जो कि कस्टम से लाइसेंस्ड होते हैं और इसमें आप बॉन्ड के बेसिस पर जो है वो गुड्स को रख सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है सुनिएगा बेटा। जो पहला वेयर हाउस होता है पब्लिक वेयर हाउस, ये एक जर्नल वेयर हाउस होता है जिसमें कोई भी इंपोर्टर अपने गुड्स जो है वो रख सकता है बाय फॉलोइंग द वेयर हाउसिंग प्रोविजन। दूसरा जो वेयर हाउस होता है प्राइवेट वेयर हाउस, ये क्या होता है बेटा, इसमें जो बड़े इंपोर्टर्स होते हैं ना, जो बल्क में इंपोर्ट करते हैं, वो क्या होता है ना, वो अपने गुड्स को किसी जर्नल पब्लिक वेयर हाउस में नहीं रखना चाहते, वो अपने खुद के वेयर हाउस में रखना चाहते हैं, तो वो भी उन्हें अलाउड है। उन्हें सिर्फ क्या करना होता है, वो अपने वेयर हाउस को कस्टम में लाइसेंस करा ले और फिर उसके बाद वो उस वेयर हाउस में जो है वो गुड्स रख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई मिस्टर एक्स है जो थोड़े बहुत गुड्स मंगाता है तो वो तो क्या करता है बेटा, वो जर्नल वेयर हाउस जो कि पब्लिक के गुड्स रखता है उसमें रख लेता है, पब्लिक वेयर हाउस। और जो बड़े इंपोर्टर्स होते हैं वो अपने खुद के वेयर हाउस ऑपरेट करते हैं, कस्टम से लाइसेंस ले लेते हैं और वो अपने गुड्स अपने वेयर हाउस में रखते हैं। नाम से ही आपको क्लियर होगा पब्लिक वेयर हाउस में जनता के बहुत सारे लोगों के गुड्स होते हैं, जबकि प्राइवेट वेयर हाउस में कंसर्न पर्सन जो होता है वो सिर्फ अपने ही गुड्स रखता है। ठीक है, अच्छा, दोनों के लिए सेम वेयर हाउसिंग प्रोविजन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब जो थर्ड कैटेगरी ऑफ वेयर हाउस है स्पेशल वेयर हाउस, उसकी बात ध्यान से सुनिएगा। अब स्पेशल वेयर हाउस जो है बेटा, ये पब्लिक वेयर हाउस भी हो सकता है और प्राइवेट वेयर हाउस भी हो सकता है। इसमें स्पेशल बात ये होती है बेटा कि इस वेयर हाउस में आपको नोटिफाइड गुड्स की वेयर हाउसिंग करनी होती है। कस्टम में कुछ गुड्स बेटा नोटिफाइड है, जो कि कस्टम ने किसी खास वजह से जो है वो नोटिफाई किए हैं और कहा है कि अगर नोटिफाइड गुड्स का इंपोर्ट होगा तो उन गुड्स की वेयर हाउसिंग जर्नल पब्लिक वेयर हाउस या फिर जर्नल प्राइवेट वेयर हाउस में नहीं होगी, उनकी वेयर हाउसिंग जो होगी वो स्पेशल वेयर हाउस में होगी। सर किस तरीके के गुड्स बेटा, जैसे कस्टम वाले गोल्ड को एक बड़ा सेंसिटिव गुड्स मांगते हैं और वो कहते हैं अगर गोल्ड का किसी ने भी इंपोर्ट किया तो गोल्ड की वेयर हाउसिंग हम कंट्रोल करना चाहते हैं स्ट्रिक्ट सेंस में, तो इस वजह से गोल्ड की वेयर हाउसिंग जो होगी वो स्पेशल वेयर हाउस में जो होगा वो की जाएगी। और इन स्पेशल वेयर हाउस में जो स्पेशल बात होती है वो बेटा ये होती है कि इन वेयर हाउस में कोई भी गुड्स विदाउट कस्टम ऑफिसर की फिजिकल सुपरविजन के एंटर नहीं कर सकता और इस वेयर हाउस से कोई भी गुड्स विदाउट फिजिकल सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर के एग्जिट नहीं कर सकता। इस वेयर हाउस पर बेटा कस्टम ऑफिसर का ताला लगा होता है, कस्टम वाले ताला लगा करके चलते हैं। इसमें अगर कोई गुड्स की एंट्री होनी है तो बेटा आपको कस्टम वाले को बुलाना पड़ेगा, वो चाबी लेकर के आएगा, ताला खोलेगा तो गुड्स की एंट्री होगी, आपके रिकॉर्ड्स में वो एंट्री चेक भी करेगा। और ऐसे ही अगर गुड्स आप इससे निकालेंगे तो निकालने के टाइम अगेन आप उसको बुलाओगे, वो चाबी लेकर के आएगा, ताला खोलेगा, गुड्स की एग्जिट होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स में एंट्री चेक करेगा तभी एग्जिट होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। नॉर्मल वेयर हाउस जो होते हैं पब्लिक हो या प्राइवेट, उसमें कस्टम वाले की फिजिकल प्रेजेंस फिजिकल सुपरविजन नहीं होती है, रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है। बट स्पेशल वेयर हाउस में कस्टम वालों का जो है वो फिजिकल कंट्रोल होता है और उन्होंने बोला है स्पेशल वेयर हाउस नोटिफाइड गुड्स के रिस्पेक्ट में यूज होंगे और ये गुड्स वो गुड्स होंगे जो कि सेंसिटिव हैं, इस वजह से हमने नोटिफाई किए हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया है गोल्ड, फिजिकल कंट्रोल चलता है बेटा इन वेयर हाउस के ऊपर। आर यू ओके विद दिस? आप अपने लिए प्राइवेट खोलना चाहते हो या जनता जनार्दन के लिए खोलना चाहते हो, अगर नोटिफाइड गुड्स की वेयर हाउसिंग है तो वो इस तरीके के वेयर हाउस में होगी, स्पेशल वेयर हाउस। अब बेटा इसमें जो नोटिफाइड गुड्स हैं उनमें से एक कैटेगरी ऑफ गुड्स जो नोटिफाइड है वो है ड्यूटी फ्री शॉप के द्वारा इंपोर्टेड गुड्स। अगर कोई भी ड्यूटी फ्री शॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है तो वो अपने इंपोर्टेड गुड्स की अगर वेयर हाउसिंग कराएगी तो वो नॉर्मल वेयर हाउस में नहीं कराएगी, उसे जो होगा स्पेशल वेयर हाउस जो होगा उसमें ही वेयर हाउसिंग करना जो होगा वो अलाउड होगा। ठीक है बेटा, तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेट करते हैं डीएफएस ऑपरेटर, वो अपना वेयर हाउस प्राइवेट अगर मेंटेन भी करते हैं तो वो स्पेशल वेयर हाउस का लाइसेंस लेते हैं, मतलब कस्टम वालों का ताला फिजिकल कंट्रोल मेंटेन रहता है। आर यू ओके विद दिस? चलिए अब सुनिएगा। अब ये जो डीएफएस ऑपरेटर है इसने बाहर से गुड्स मंगाए, अपने इस स्पेशल वेयर हाउस जो कि उसने कस्टम में लाइसेंस ले रखा है इसमें जो थे वो उसने रखवा दिए। अब बेटा इन गुड्स को इसने आगे बेचना कहां से है? ड्यूटी फ्री शॉप से। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री शॉप इज पॉइंट ऑफ सेल, ड्यूटी फ्री शॉप इज पॉइंट ऑफ सेल।
तो जब भी बेटा इसे इन गुड्स को बेचना होता है तो फिर ये वेयर हाउस से उतना लोड क्लियर करा के अपनी ड्यूटी फ्री शॉप पर लेके आता है और जो आउटगोइंग पैसेंजर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम जो है ये फिर सेल मटेरियलाइज कर देता है। ठीक है बेटा जी, अब सुनिएगा। अब गुड्स इंपोर्ट हुए, स्पेशल वेयर हाउस में रख दिए गए एंड एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट पड़ी तो यहां से कस्टम ऑफिसर को बुला के लॉक खुलवा करके ये अपने ड्यूटी फ्री शॉप पर ले आए और आउटगोइंग पैसेंजर्स को सब्सिक्वेंटली जो है वो सेल कर दिए। अब जरा मेन बात है कि जरा ध्यान से सुनना। अब बेटा जब ये आउटगोइंग पैसेंजर को इस सेल ऑफ गुड्स की एक्टिविटी करते हैं तो इस सेल ऑफ गुड्स की एक्टिविटी को जरा ध्यान से सुनना, इस सेल ऑफ गुड्स की एक्टिविटी को कस्टम्स लॉ में एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। इस सेल ऑफ गुड्स की एक्टिविटी को कस्टम्स लॉ में एक्सपोर्ट की एक्टिविटी जो है वो कंसीडर किया जाता है। सर ड्यूटी फ्री शॉप तो इंडिया में है, उसने ये सेल पैसेंजर को करी तो ये तो लोकल सेल लग रही है, इसको कस्टम वाले एक्सपोर्ट क्यों मानते हैं? तो सुनिएगा बेटा, इसको एक्सपोर्ट इस लॉजिक के बेसिस पर माना जाता है, जरा टेंशन लीजिएगा। इसको एक्सपोर्ट इस लॉजिक के बेसिस पर माना जाता है कि वो क्या कहते हैं जी, ये ड्यूटी फ्री शॉप कहाँ है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये सिर्फ किसको गुड्स बेचेगी? आउटगोइंग पैसेंजर को। इसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका मन किया कि एयरपोर्ट घूम के आना है, आप आए और इस दुकान से गुड्स खरीद लाए, नहीं। इसमें सिर्फ वही पैसेंजर आएंगे जो बाहर जाते हैं, टिकट के बेसिस पर एयरपोर्ट पर एंट्री लेते हैं और बोर्डिंग पास इशू होने के बाद ही बेटा वो अपने ड्यूटी फ्री शॉप से खरीद रहे होते हैं। यस, तो अब लॉ इसे किस बेसिस पर, कस्टम में इसे किस बेसिस पर एक्सपोर्ट माना जाता था? वो ये कहते थे जी आउटगोइंग पैसेंजर को ही सिर्फ ये सामान बेचते हैं। तो जब ये आउटगोइंग पैसेंजर को सामान बेचते हैं तो एक बात इंप्लाइड है कि पैसेंजर उस सामान के साथ बाहर जा रहा है, और क्योंकि पैसेंजर उस सामान के साथ बाहर जा रहा है तो बेसिकली दिस सप्लाई इज अ सप्लाई to an outgoing passenger under which it is implied, it is assured that goods will be taken out of India, and custom कहता है export is simply a situation where the goods are taking out of India। तो custom law इस लॉजिक के बेस पर इसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो ट्रीट करता है। बताइए जी, बात समझ में आती है? यस। और बेटा क्योंकि कस्टम में ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीट की जाती है, इसी वजह से ध्यान से सुनना, कस्टम में क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीट की जाती है, इसी वजह से ये ड्यूटी फ्री शॉप वाले जब भी बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो कभी होम कंजम्पशन के बेसिस पर इसे क्लियर नहीं करते, वो हमेशा इसकी वेयर हाउसिंग कराते हैं, वेयर हाउस में ले जाते हैं। उस टाइम पर उन्हें कोई ड्यूटी नहीं पे करनी होती। फिर उसके बाद बेटा जब वो अपनी ड्यूटी फ्री शॉप से ला करके इसे बेचते हैं तो क्योंकि कस्टम में इसे एक्सपोर्ट माना जाता है तो फिर बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स का इंपोर्ट किया, वेयर हाउस किया और उसके बाद उन वेयर हाउस गुड्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। कस्टम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गुड्स का इंपोर्ट हुआ, वेयर हाउसिंग हुई और फिर वेयर हाउस से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। और कस्टम लॉ में ये लिखा हुआ है अगर वेयर हाउस से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम में एक सेक्शन 69 है, वो ये कहता है अगर आप वेयर हाउस गुड्स का एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर आपको कस्टम ड्यूटी चार्ज ही नहीं की जाएगी। बाहर से गुड्स आए बट बाहर ही चले गए, बाहर से गुड्स आए, ड्यूटी कोई पे नहीं हुई और बाहर ही चले गए, इस पूरी चेन में कोई जो है ड्यूटी लायबिलिटी अराइज होती ही नहीं है। ये है बेटा हमारा कस्टम लॉ का सिस्टम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। तो ये हमेशा प्लीज ध्यान में रखिएगा, मेरे फोकस इंपोर्टेड गुड्स में जब भी डील करते हैं स्पेशल वेयर हाउस में रखते हैं, फिर आउटगोइंग पैसेंजर्स को जब बेचते हैं तो कहते हैं हमने कस्टम लॉ के हिसाब से एक्सपोर्ट कर दिया, कोई ड्यूटी इन्वॉल्वमेंट इस इंपोर्टेड सेगमेंट के ऊपर इनका अराइज नहीं होता है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद इंपोर्ट अभी भी होता है। आज की डेट में इंपोर्ट के ऊपर बेटा कस्टम ड्यूटी भी लगती है और आईजीएसटी भी लगती है और आपको पता है दोनों को कस्टम लॉ के हिसाब से हैंडल किया जाता है। तो बेटा जब भी लोग ये वेयर हाउसिंग कराते हैं तो बिना कस्टम ड्यूटी बिना आईजीएसटी पे किए हुए वेयर हाउस में रख देते हैं और फिर उसके बाद बेटा जब वो इसको आगे सेल करते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट अंडर कस्टम। कोई भी ड्यूटी बीसीडी एज वेल एज आईजीएसटी पेमेंट का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। यहां तक बात समझ आ गई? यस। अब बेटा इन ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर को इस वाले सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंपोर्टेड गुड्स को बेचना इस वाले सेगमेंट पर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
ना तो कस्टम में ना ही जीएसटी में। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स का जीएसटी वो कस्टम लॉ के हिसाब से हैंडल होता था एंड कस्टम का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन लोगों को पता है प्रॉब्लम आती थी कहां पर? इन लोगों को प्रॉब्लम आती थी इस इशू पर, बेटा ये हमेशा इंपोर्टेड गुड्स को नहीं बेचते, ये क्या करते हैं कई बार डोमेस्टिक गुड्स भी खरीदते हैं, और डोमेस्टिक गुड्स जब ये खरीदेंगे तो वो तो बेटा टैक्स इनवॉइस पर प्रॉपर जीएसटी पेड आएंगे, और उन गुड्स को भी अपनी ड्यूटी फ्री शॉप से बेचते हैं, उन गुड्स को भी अपनी ड्यूटी फ्री शॉप से बेचते हैं। अब बेटा जब ये इन डोमेस्टिक गुड्स को खरीद करके अपनी इस ड्यूटी फ्री शॉप से बेचते हैं अगेन टू आउटगोइंग पैसेंजर, तो अब बेटा अब ये प्रॉब्लम आती थी इनकी सेल की एक्टिविटी। अब कस्टम लॉ कहीं पिक्चर में नहीं है, क्यों? डोमेस्टिक खरीदा और सेल किया। अब क्वेश्चन ये आता था कि अब इन्होंने डोमेस्टिक गुड्स जो खरीदे और बेचे, तो क्या उनकी ये वाली जो सेल की एक्टिविटी है, क्या इसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जीएसटी लॉ वाला भी ट्रीट करेगा? लॉजिकली क्या इसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कस्टम में माना जा रहा है तो जीएसटी में भी माना जाना चाहिए? लॉजिकली आंसर इज यस। बट बेटा समझिएगा, जीएसटी का लॉ जुलाई 2017 में आया एंड फॉर नो स्पेसिफाइड रीजन जीएसटी वालों ने कहा कि नहीं भाई साहब, जीएसटी लॉ के हिसाब से तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की एक्टिविटी नहीं है, जीएसटी लॉ के हिसाब से तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने बेटा इसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो था वो नहीं माना। अच्छा, अगर जीएसटी वाले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या इस सप्लाई के ऊपर बेटा जीएसटी पेबल हो जाएगा? यस। लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब ये जो ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर थे ये जीएसटी के आने के साथ ही इस बात से परेशान थे, वो कहते थे कस्टम लॉ में इसको एक्सपोर्ट माना गया है तो जीएसटी वाले इसे एक्सपोर्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? खासतौर से तब जब कस्टम में जो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, वो सेम डेफिनेशन जो है वो जीएसटी में भी है। इफ द डेफिनेशन इज सेम देन द सेम ट्रीटमेंट शुड बी अलाउड। बट जीएसटी वाले नहीं मानते थे। कई जगह बेटा होता है अड़ गए तो जीएसटी वाले इसको नहीं मानते थे, और जीएसटी वालों का ये स्टैंड था कि नहीं भाई साहब, आपने ये जो गुड्स बेचे आउटगोइंग पैसेंजर को, इंपोर्टेड वाले को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, जहां कस्टम का रूल है वहां तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो डोमेस्टिक खरीदे और बेचे हम इसको जो है हम तो इसे एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप बैकएंड पर जो गुड्स लाए जीएसटी पेड, उसके आरटीसी वगैरह लो, और इधर जो होगा वो हमें जीएसटी पे करो। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और बात सुनिएगा, अब ये जो ड्यूटी फ्री शॉप बेटा एयरपोर्ट पर ऑपरेट करती है, जनरली ये शॉप इनकी रेंटल बेसिस पर, लीज बेसिस पर होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये लीज पर ऑपरेट करते हैं, तो बेटा ये इनकी इनपुट सर्विस हो गई, ये भी जीएसटी पेड हो गई। ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये भी इनकी इनपुट सर्विस हो गई। तो ड्यूटी फ्री शॉप वाले बेटा अपना एन नंबर ऑफ इनपुट सर्विस भी ले रहे हैं। अब जीएसटी वाले क्योंकि इनकी सेल की एक्टिविटी को जीएसटी में एक्सपोर्ट नहीं मानते थे, तो वो ये कहते थे भाई इस पर जीएसटी पे करो, बैकएंड पर जो भी जीएसटी पेड ले रहे हो उसका आरटीसी लो, सेट ऑफ करो, जीएसटी पे करो। जबकि शॉप वालों का क्या कहना था? शॉप वालों का ये कहना है जब कस्टम वालों ने इसे एक्सपोर्ट मान रखा है तो आपको जीएसटी में भी इसे एक्सपोर्ट ही मानना चाहिए, और अगर इसे बेटा ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर की नजरों से देखा जाए और इसको एक्सपोर्ट माना जाए तो पता है क्या होगा? अगर इसे ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर की नजरों से देखा जाए और इसे एक्सपोर्ट ही माना जाए तो बेटा फिर ये अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना गया जीएसटी में तो बेटा इसके ऊपर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आ जाएगा। ये सप्लाई आपकी बेटा जो होगी वो जीरो रेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी, और अगर जीरो रेटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगी तो फिर ड्यूटी फ्री शॉप वाला वो बेटा इस एक्टिविटी को अंडर बॉन्ड और एलयूटी क्या बिना जीएसटी पे किए हुए कर पाएगा? यस। और वो अपने बैकएंड के आईटीसी एज इट इज लेकर के उनका रिफंड भी जो होगा वो क्लेम कर पाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा ये दो व्यूज हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा था? ये एक्सपोर्ट नहीं है, बैकएंड पर आईटीसी लो, जीएसटी लायबिलिटी को पे करो, बात खत्म। जबकि ड्यूटी फ्री शॉप वालों का कहना था नहीं जी, ये जीएसटी में भी एक्सपोर्ट ही है, हम कुछ नहीं पे करेंगे, जीरो रेटिंग में, अंडर बॉन्ड एलयूटी में, और बैकएंड के आईटीसी का रिफंड लेंगे। आर यू ओके विद दिस? और ये डिस्प्यूट लंबे समय तक चला। अब अगली बात सुनिएगा, अब बेटा 2017 से जीएसटी के आने के साथ ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर्स पर नोटिस वगैरह आए थे, डिस्प्यूट काफी बढ़ गया। तो 2019 में गवर्नमेंट ने इस
सिचुएशन के बारे में कुछ पार्शियल सॉल्यूशन किया। पार्शियल सॉल्यूशन जो बोलूंगा वो आगे प्रॉपर लिखा हुआ है, वहां भी पढ़ाऊंगा, अभी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 2017 से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। ये ड्यूटी फ्री शॉप ऑपरेटर का कहना था और ये स्टैंड जीएसटी डिपार्टमेंट का था। 2019 में गवर्नमेंट ने इस चीज का पार्शियल सॉल्यूशन किया और पार्शियल सॉल्यूशन बेटा और भी अजीब था। उन्होंने ये कहा, सुनिएगा, उन्होंने ये कहा कि देखो ये एक्टिविटी हम तो जीएसटी में से एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, ये जो एक्टिविटी है इसको हम जीएसटी में एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी पेबल बनता है। पर हाँ, आप परेशान हो तो चलो आपके लिए हम सॉल्यूशन ये दे देते हैं कि इसको हम एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप वालों का कहना था हम आपसे कहां एग्जम्पशन मान रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ये एक्सपोर्ट है, हमें एग्जम्पशन की जरूरत ही नहीं है, हम तो अंडरबोर्ड वैसे भी कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने बोला जितना हम कह रहे हैं उतना सुनो, हमारी नजरों में ये एक्सपोर्ट नहीं है, पर तुम्हारा बहुत तकलीफ ना हो इसके लिए हम इसे एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब बेटा एग्जेम्प्ट से जीएसटी पेबल तो 2019 में जीरो हो गया, लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा इससे ड्यूटी फ्री शॉप वालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हुई बेटा? जैसे ही गवर्नमेंट यहां एग्जम्पशन दे देगी तो बेटा ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई बन जाएगी, और अगर ये एग्जाम सप्लाई बन जाएगी तो बेटा क्या पीछे के आईटीसी खतरे में आ जाएंगे? यस। क्यों? क्योंकि एग्जाम सप्लाई पर कभी आईटीसी नहीं बनता। तो अब ड्यूटी फ्री शॉप वालों ने बोला चलो आपने ड्यूटी तो आगे जीरो करा दी, लेकिन मेरे आईटीसी का क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी नहीं मिलेंगे। उन्होंने बोला जी ये तो नुकसान की बात है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो तुम्हारे लिए एक और सॉल्यूशन हम ये कर देते हैं। सुनना बेटा अब जरा ध्यान से। उन्होंने बोला ये जो गुड्स है ना जो आप डोमेस्टिक खरीद के लाते हो, क्योंकि आगे की सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इसके आईटीसी तो तुम्हें नहीं देंगे, लेकिन तुमने इसके ऊपर जीएसटी जो पे किया है उसका हम तुम्हें रिफंड अवेलेबल करा देंगे किसी तरीके से, उसका हम तुम्हें रिफंड अवेलेबल करा देंगे किसी तरीके से। ड्यूटी फ्री शॉप वाले ने बोला कैसे? जब मैं आईटीसी आपके हिसाब से तो बनेगा ही नहीं तो रिफंड कैसे अवेलेबल कराएंगे? तो बेटा गवर्नमेंट ने बोला कि उसकी आप टेंशन ना लो, उस रिफंड को अवेलेबल कराने के लिए हम सहारा लेंगे सेक्शन 55 का। किसका सहारा लेंगे? सेक्शन 55 का। अब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि मैंने एनेक्सर क्यों पेंडिंग रखा था, क्योंकि बेटा बहुत सारे प्रोविजन इकट्ठे अप्लाई करने थे। अब जरा याद करो, जब हमने रिफंड का चैप्टर कराया था तो आपको सेक्शन 55 का भी उसमें हल्का सा डिस्कशन दिया था। सेक्शन 55 बेटा ये वो सेक्शन होता है जिसमें कुछ स्पेसिफाइड एंड नोटिफाइड एंटिटीज को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये कह देती है कि आप जीएसटी पेड जो खरीदोगे उस जीएसटी पेड का हम आपको एज ए स्पेशल बेनिफिट रिफंड क्लेम करने का स्टैट्यूटरी राइट क्रिएट कर देंगे। आया कुछ याद? ये स्पेसिफाइड नोटिफाइड एंटिटी वही बेटा यूआईएन होल्डर वाला कंसेप्ट आया याद? चलो तो बेटा अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये जो ड्यूटी फ्री शॉप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती थी इनको सेक्शन 55 में बेटा नोटिफाई किया। नोटिफाई करके इन्हें बनाया नोटिफाइड एंटिटीज, और नोटिफाइड एंटिटीज बनाने के साथ उन्होंने ये किया कि ये अब सेक्शन 55 की नोटिफाइड एंटिटीज है एंड हम नोटिफिकेशन से इन्हें जो ये डोमेस्टिक गुड्स खरीद रही हैं आगे आउटगोइंग पैसेंजर को सेल के लिए उसके जीएसटी पेड का रिफंड का राइट जो है वो दे रहे हैं, उसके जीएसटी पेड का रिफंड का राइट जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 55 के रूट को जो था वो बेटा यूज किया। अब बेटा जो जीएसटी पेड का रिफंड का राइट उन्होंने सेक्शन 55 से क्रिएट किया तो उन्होंने अगली बात बोली। उन्होंने ये बोला कि अब इस रिफंड को लेने के लिए इन एंटिटीज को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और बेटा रिफंड का जो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है वो कौन से सेक्शन से आता है? सेक्शन 54। और सेक्शन 54 आप ऑलरेडी कर चुके हो। 54 ने लिखा हुआ है जीएसटी में कोई भी आदमी किसी भी वजह से रिफंड क्लेम करेगा तो सेक्शन 54 को फॉलो करेगा, हाँ, लेकिन उसे प्रेस्क्राइब प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और आपको अगर याद आता हो तो मैंने आपको क्या बोला था, सेक्शन 55 में रिफंड क्लेम अगर आएगा तो आपके रिफंड प्रोसीजर नॉर्मल रूल 89 से नहीं चलेंगे, उसके लिए सेपरेट रूल इशू किए जाते हैं। और बेटा इन्होंने इन ड्यूटी फ्री शॉप के लिए एक रूल इशू किया, रूल 95A, और उसमें उन्होंने प्रोसीजरल एक्सपेक्ट लेक डाउन करके दिए कि ड्यूटी फ्री शॉप तुम्हें अपने ये वाले डोमेस्टिक गुड्स के रिफंड के लिए जब रिफंड लेना होगा तो रिफंड एप्लीकेशन किस फॉर्म में, किस तरीके से, किस
मैनर में जो होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। ये इन्होंने रूल 95A जो था वो क्रिएट करके दिया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने इनके इस सेल को एक्सपोर्ट नहीं माना पर टैक्स एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया। फिर आईटीसी खतरे में आया तो उन्होंने उसको रिफंड सेक्शन 55 में स्पेशल तरीके से अवेलेबल करा दिया। अब बेटा लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप बोली चलो तुमने आगे की सिचुएशन मैनेज कर दी, बैकएंड के इनपुट भी मैनेज कर दिया, व्हाट अबाउट आवर इनपुट सर्विस, क्योंकि इसके भी अच्छे खासे हमारे इनवर्ट सप्लाई रहती है, जीएसटी पेड अच्छा खासा इन्वॉल्व रहता है, एयरपोर्ट पर रेंट दे रहे हैं लाखों का, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लाखों का, तो जीएसटी पेड अच्छा खासा चार्ज है, उस पर जो जीएसटी पेड है उसका क्या होगा। और ध्यान में रखना बेटा, गवर्नमेंट ने इन्हें सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में दिया था, जो गुड्स ये बेचते हैं, उन्होंने इसे इनपुट सर्विस पर कोई रिलीफ नहीं दिया था। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू करके ये बोला कि भाई साहब इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये जीएसटी पेड जो आपको आई हैं ये आपको अपनी कॉस्ट में कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये पार्शियल रिलीफ एक तरीके से बेटा उन्होंने क्रिएट करके दिया। और बेटा इस पार्शियल रिलीफ से ड्यूटी फ्री शॉप वाले बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, ड्यूटी फ्री शॉप वाले बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। वो कह रहे भाई साहब हमारे हिसाब से, तो ड्यूटी फ्री शॉप वाले बोले हमारे हिसाब से एक बड़ा लॉस आपने दे दिया है, हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, हम तो कोर्ट में जाएंगे और हम तो कोर्ट में यही कहेंगे कि जब कस्टम में इसे एक्सपोर्ट माना जाता है तो एक्साइज में भी इसे एक्सपोर्ट ही माना जाना चाहिए, हम तो सेक्शन 16 का बेनिफिट लेंगे। और बेटा आप अप्रिशिएट करिएगा, उनका भला है इसमें, क्यों? क्योंकि अगर वो सेक्शन 16 में इसको एक्सपोर्ट कह के जस्टिफाई कर पाए तो बेटा टैक्स तो देंगे नहीं, बैकएंड से वो कहेंगे कि भाई साहब हमने बैकएंड से ये जो भी इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस ली इन सबका आईटीसी भी मिलेगा और रिफंड भी मिलेगा। तो बेटा ये लोग गवर्नमेंट के पार्शियल रिलीफ से अनसेटिस्फाइड थे, तो ये पहुंचे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में बेटा उन्होंने जो था वो चैलेंज किया, सिंपली उन्होंने कहा कि इस सप्लाई को जब कस्टम में एक्सपोर्ट माना जाता है तो जीएसटी में भी एक्सपोर्ट माना जाना चाहिए। और बेटा हाई कोर्ट ने उनके फेवर में रूलिंग दी, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जो है बेटा रूलिंग दी। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आपको बॉटम ऑफ द पेज ये रूलिंग नजर आएगी, फ्लेमिंगो ट्रैवल, बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये एक और रूलिंग है केरला हाई कोर्ट। उन्होंने क्या लिखा, इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ड्यूटी फ्री शॉप एट द डिपार्चर टू द आउटवर्ड पैसेंजर, आउटगोइंग पैसेंजर, द सप्लाई बाय डीएफएस टू द आउटवर्ड पैसेंजर कॉन्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट्स बाय द डीएफएस, ये एक्सपोर्ट है और अकॉर्डिंगली इस पर सेक्शन 16(1) का जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा, ये जीरो रेटेड सप्लाई है। और क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है तो इन्होंने बैकएंड पर जो भी जीएसटी पे किया है ऑफ इनपुट सर्विस इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 16(1). तो इन हाई कोर्ट्स में बेटा ड्यूटी फ्री शॉप के फेवर में जो था वो जजमेंट दी। अच्छा प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये जजमेंट वैसे तो हाई कोर्ट्स की है, बट डिपार्टमेंट चाहे तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता था, बट डिपार्टमेंट ने इसको चैलेंज करने की नहीं सोची, क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि इसे चैलेंज करने में कोई फायदा है। रीजन, कस्टम में बेटा ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट ट्रीट की जा रही थी, कस्टम की डेफिनेशन एक्सपोर्ट की एंड जीएसटी की डेफिनेशन सेम है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट पर चले भी जाते तो भी उन्हें पता था कि चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी लेस, तो उन्होंने इन हाई कोर्ट की जजमेंट को बेटा फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने सर्कुलर फिर एक इशू किया जिसमें उन्होंने बोला कि हम हाई कोर्ट की रूलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसे आगे जो होगा वो चैलेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब हम इस सप्लाई को एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही मानेंगे, जीरो रेटिंग करेंगे। और बेटा सुनिएगा, अब अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो सेक्शन 16 में जीरो रेट होगी, तो इस वजह से अब बेटा जो एग्जम्पशन इशू करी थी उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बेटा उन्होंने ये इस एग्जम्पशन को वापस विड्रॉ कर लिया, का इसकी कोई जरूरत ही नहीं, अब तो ये सेक्शन 16 में बॉन्ड वाले रूट से अपने आप ही जीरो लेवल पर आ जाएगी, तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हैज बीन विड्रॉन। एंड सेकेंड बेटा, बैकएंड पर जो इन्होंने डोमेस्टिक गुड्स के लिए रिफंड वाला रूट स्पेशल तैयार करके दिया था, अब बेटा उसकी भी जरूरत नहीं है, तो सेक्शन 55 का जो नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर रखा था उसको विड्रॉ कर लिया। और रूल 95A जो प्रोसीजर के लिए उन्होंने नया बनाया था उसको भी उन्होंने ऑमिट कर दिया। मतलब जो पार्शियल रिलीफ जिस तरीके से पहले दिया था वो सारा जो था वो रोल बैक कर दिया। उन्होंने बोला जी अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट है, तो ये अब सेक्शन 16 में नॉर्मल तरीके से जो होगी वो जीरो रेट होगी। आपको मेरी बात समझ आ गई है? यस। तो बेटा ये आपके पास फाइनली जो है वो सेटल्ड है, जो कि हाई कोर्ट की जजमेंट आई और रेवेन्यू ने उसे एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंगली
पुराना पार्शियल रिलीफ जो था वो सब हटा दिया, अब तो नॉर्मल तरीके से चलेगा। ये सब बेटा नेक्स्ट पेज पर अगर आप आओगे तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करके आपको दिया है। प्री अमेंडमेंट, पोस्ट अमेंडमेंट। प्री अमेंडमेंट से मतलब जजमेंट से पहले की पोजीशन, एंड पोस्ट अमेंडमेंट का मतलब जजमेंट के बाद की पोजीशन। प्री अमेंडमेंट, फटाफट से बोल रहा हूं बेटा, प्री अमेंडमेंट क्या था? आउटवर्ड सप्लाई जब ये करते थे तो बेटा उसको जीएसटी वाले एक्सपोर्ट सप्लाई नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने उस जीएसटी को एज अ पार्शियल रिलीफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जम्प्ट किया था। इनवर्ड सप्लाई में बेटा इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो कस्टम्स के प्रोविजंस चलते थे और कस्टम में वो एक्सपोर्ट माना जाता था, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। डोमेस्टिक गुड्स के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती थी, तो उस पर एज एन इंसेंटिव उन्होंने रिफंड सेक्शन 55 के नोटिफिकेशन से मैनेज किया था, और उसके लिए प्रोसीजर रूल 95A के थ्रू जो था वो उन्होंने दिया था। इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में कोई रिफंड वगैरह नहीं दिया गया था, और यही वो मेन वजह थी जिसकी वजह से ड्यूटी फ्री शॉप वाले हाई कोर्ट में गए थे और जीत गए। अब बेटा नए प्रोविजन में क्या होगा? नए प्रोविजन के हिसाब से अब जीएसटी वालों ने फाइनली सेल को एक्सपोर्ट मान लिया है, एंड अकॉर्डिंगली ये एलिजिबल फॉर जीरो रेटिंग बन गई है, और क्योंकि ये वहीं जीरो रेट हो जाएगी तो उन्होंने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। कस्टम वाले ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि कस्टम में तो ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था। इनपुट गुड्स के रिस्पेक्ट में 55 का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, 95 ये खत्म कर दिया, और उन्होंने बोला आईटीसी क्लेम करके रिफंड लो नॉर्मल तरीके से 54(3) में, एंड इनपुट सर्विस का भी आईटीसी क्लेम करके रिफंड लो नॉर्मल 54(3) में। आई होप आई एम वेल अंडरस्टूड बाय यू। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट इशू। चलिए बेटा, अब ये दोनों लेटेस्ट इशू मेरे कंप्लीट है, और मैं दोहरा देना चाहता हूं दोनों ही लेटेस्ट इशू बेटा जो थे वो किस बात के ऊपर थे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पहला एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका, एंड दूसरा ड्यूटी फ्री शॉप की सेल्स का। चलिए जी, आज का लेक्चर बस इतना ही है, छोटा सा। थैंक यू।